हेलो साथियों, गुड इवनिंग। एमएस ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका मार्च महीने में प्रस्तावित है। ठीक है, यूपीएसआई जीके सिलेक्शन का बूस्टर, ये 40 प्रैक्टिस सेट्स की जो बुक है RWA की, अंकित भाटी सर की, इसके प्रैक्टिस सेट्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं लगातार और आप सभी का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो सेट नंबर 5 हम यहाँ पर करने वाले हैं। 4 सेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज के सेट का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी प्लेलिस्ट पर गो थ्रू हो रहे होंगे। पिछले 4 सेट्स हमने अपलोड कर दिए हैं और इसके अलावा जो संडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है यूपीएसआई का, वो भी हमने यहाँ पर कर लिया था और सैटरडे को टेक्स्ट बुक वाला वो भी हमने यहाँ पर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपसे बता दूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसकी PDF हम वहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे और इसके अलावा जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वो भी टेलीग्राम पर हम अपलोड करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर आपका चालुक्य? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुप्त वंश में, ठीक है, गुप्त वंश के दौरान जो है, गुप्त वंश के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, और इसमें भी खासकर देखिए, गुप्त वंश में जो यहाँ पर गुप्त वंश के दौरान ही या गुप्त वंश के पैरेलल वाकाटक वंश चल रहा था, उसके राजा हरिशेन के जो है कार्यकाल में हुआ था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करें, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? देखिए, पूछ रहा है दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। तो कौन था हमारा यहाँ पर आपका निम्न कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर आपका इल्तुतमिश? देखिए, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो 1206 ईस्वी से, ठीक है, 1206 ईस्वी से आपका 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलती है। और 1206 ईस्वी में जो सुल्तान बना था वो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। लेकिन ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, ये संप्रभु शासक नहीं था, क्योंकि ये तुर्की के खलीफा के अधीन काम कर रहा था। ठीक है, ईरान के खलीफा के, सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो इल्तुतमिश था, इसने ईरान के खलीफा से यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता या संप्रभुता हासिल कर ली थी। तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था भारत में वांडीवाश की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई या फिर आपका प्लासी की लड़ाई? तो यहाँ पर अगर बात की जाए आपका, देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपका 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो आपका इसी के दौरान 1760 में हुई थी आपकी वांडीवाश की लड़ाई। ठीक है, और यहाँ पर वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और यहाँ पर उनका रास्ता वहाँ पर रोक दिया था। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच से, यानी 0 डिग्री से आपका 82.5 डिग्री ईस्ट में है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो इसके अनुसार जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा, ठीक है, आगे है ग्रीनविच से 5.5 घंटा। और ये जो आपकी 82.5 डिग्री देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं अगर हम बात करें? उत्तर प्रदेश, कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त होता है? सदाबहार, टुंड्रा, रेगिस्तान या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन? तो चंदन की खेती के लिए यहाँ पर आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है आपका वो उपयुक्त होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी।
डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंदन के पेड़ के लिए गर्म और शुष्क जलवायु, ठीक है, और मध्यम वर्षा जो है अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? कौन कौन से? जागोई, ठीक है, जागोई और आपका चोलोम, ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? आपका भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या फिर आपका मोहिनी अट्टम। देखिए, अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्यों को भारत में दर्ज किया गया है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिशा का ओडिसी है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। सत्रिया असम का है। तो ये 8 नृत्य हैं और इनमें जो आपका जागोई और चोलोम है ये मणिपुरी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के मुख्य भाग हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको व कब दिया गया था? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो आपका, ठीक है, यहाँ पर 1960 में दिया गया था जी शंकर क्रूप को, ठीक है, जी शंकर क्रूप को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रथम प्राप्तकर्ता थे इसके। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्या है? 8वां है हमारा, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ था? देखिए, एशियाई खेलों का जो पहला आयोजन हुआ था वो आपका मनीला में हुआ था क्या? टोक्यो, नई दिल्ली या जकार्ता? तो ये पहला आयोजन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का या घनत्व का? ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करें, देखिए, ध्वनि के वेग पर दाब का भी प्रभाव ध्वनि के वेग पर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का भी पड़ता है, घनत्व का भी पड़ता है, लेकिन दाब का प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, और आर्द्रता बढ़ने पर भी वेग थोड़ा बढ़ता है, घनत्व बढ़ने पर। लेकिन अगर घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि का वेग घट जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोट के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? ट्रांसफार्मर के क्रोट के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील या फिर नर्म लोहा? तो अगर हम ट्रांसफार्मर के कोर की अगर बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करता है ये। इसके लिए ऐसा पदार्थ चाहिए जिसमें उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, और कम हिस्टेरेसिस हानि, लो हाई स्ट्रेसिस लॉस होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? आपका नर्म लोहा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है आपका? देखिए, CaHCO3 का होल ट्वाइस, KCl, CaCl2 या NaCl? तो यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड पानी की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और आपका सल्फेट लवण होते हैं। तो आपका कैल्शियम का क्लोराइड कौन सा है? यहाँ पर CaCl2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? 12वां प्रश्न है हमारा। अब देखिए, परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं? आपकी सेकंड ग्रुप की जो धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आती है? आपकी बेरिलियम आती है, ठीक है। बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम के बाद आती है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अभी हमारे यहाँ पर बी और सी में से दो जो है आंसर बैठ रहे हैं। इसके बाद आता है आपका स्टोनशियम। स्टोनशियम का क्या होता है? यहाँ पर 38 होता है। तो स्टोनशियम आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका बेरियम, ठीक है। बेरियम का होता है 56। बेरियम का कितना होता है? बेरियम का होता है परमाणु क्रमांक 56। तो सबसे लास्ट में बेरियम आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा सही रहेगा? ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। देखिए, सबसे पहले बेरियम है, ठीक है,
सबसे पहले बेरिलियम है और सबसे लास्ट में बेरियम है। देखिए Be और Ba इन दोनों में अंतर है। सबसे पहले आता है आपका बेरिलियम, बेरिलियम में Be होता है और बेरियम में होता है आपका Ba और बेरियम के बाद रेडियम भी आता है और रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग, इबोला, मलेरिया या जलांतक रोग? ठीक है, तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? आपका कुष्ठ रोग है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इबोला वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इबोला वायरस से होता है और रेबीज वायरस से होता है। 14 है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण, पाश्चुरीकरण, संरक्षण या समांगीकरण? तो तेल का जो वनस्पति में रूपांतरण होता है वो कैसे होता है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल को वनस्पति वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, मध्य अवधि में अवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद को हम क्या कहते हैं? देखिए खुले बाजार में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुला बाजार परिचालन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? पटना, श्रीनगर, मुंबई या फिर आपका बेंगलुरु? तो जो हमारा आरबीएल बैंक है, ठीक है, आरबीएल बैंक है, इसका जो मुख्यालय अवस्थित है वो मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, आरबीआई बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, आरबीएल बैंक को पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता है और ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? 22, 47, 35 या फिर आपका 10? तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आर्टिकल 22। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मूल अधिकार के अधीन आता है। ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अधीन। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? देखिए यूएसए के संविधान की बात हम करें तो बहुत सारी विशेषताएं यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, यहाँ से आपका महाभियोग का प्रावधान लिया गया है, जनहित याचिका ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को लिया गया है, लेकिन चीन के संविधान से कोई भी विशेषता भारत के संविधान में शामिल नहीं की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? देखिए भारत के संविधान का जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है? वो संघ से ही संबंधित है। ठीक है, और भाग 5 में आपका ये 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 52 से स्टार्ट होता है और 52 से लेकर के 151 तक ये चलता है। ठीक है, 52 से अगर हम 78 तक की बात करें, 52 से 78 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, 52 से एक मिनट, 52 से 78 तक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है? कार्यपालिका आता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और आपका महान्यायवादी सब इसमें आ जाता है। ठीक है, 52 से 78, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, 79 से अगर हम 122 तक की बात करें तो इसमें आती है विधायिका यानी संसद, और 123 में आता है राष्ट्रपति की, 123 में क्या आता है? 123 में आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश, और 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय, और 148 से 151 तक आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? 20 है, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है? कौन से उपबंध शामिल नहीं है आपका संसद में? देखिए पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 का अध्याय 2, देखिए अभी मैंने जो आपको अध्याय ही बताए हैं, तो कौन सा उपबंध अध्याय 2 में शामिल नहीं है? देखिए अध्याय 2 में क्या आता है आपका 79 से 122 यानी संसद से संबंधित उपबंध कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है? देखिए भाग चैप्टर 3 में आता है भाग 5 के 123 आर्टिकल यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो ऑप्शन पड़ेगा
संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ये तो शामिल है। कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी शामिल है। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति ये शामिल नहीं है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी जो है भाग 2 में ही शामिल है, सॉरी चैप्टर 2 में ही शामिल है। और ये 123 जो है आपका, ये चैप्टर 3 में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा 100 में है क्या, 120 में, 110 में या 115 में? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो आपका आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 100 में क्या है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का कास्टिंग वोट, ठीक है। और जो अभी ऊपर संयुक्त बैठक की बात की गई है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935, 15 अगस्त 1947। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये कब अस्तित्व में आया? ये आपका 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन संरचना संविधान में दिया गया। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया? तो स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया? तो पहला जो विधि आयोग स्वतंत्र भारत में स्थापित किया गया है, वो आपका कब किया गया है? वो यहाँ पर हमारा किया गया है जी 1955 में किया गया है क्या, 1951, 1952 या फिर आपका 1956? तो 1955 में भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में महान्यायवादी MC सीतलवाड़, ठीक है, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। जो महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, वो इसके अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? 258, 258A, 292, 300A, 322। देखिए संपत्ति का जो अधिकार था, ये मूल अधिकार में ये आपका मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, ठीक है। ये पहले आर्टिकल 31 के अधीन आता था, लेकिन इसको 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा करके कहाँ रख दिया गया है? विधिक अधिकार के अधीन रख दिया गया है। तो आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा? तो कौन सा संशोधन था वो, बताइएगा कौन सा संशोधन था, ठीक है। 23वां, 20वां, 28वां या फिर आपका 24वां, ठीक है। तो 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये आपका, ठीक है, इस तरह का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? 1919, 1909, 1935 या 1892 का? कौन से भारत सरकार अधिनियम ने यह प्रावधान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम। तो आपका कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, क्योंकि हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा राष्ट्रगान क्या है? हमारे राष्ट्र का गौरव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? 2015, 2020, 2010 या फिर आपका 2005? कब पेश किया गया था प्रत्यक्ष कर कोड बिल? इसको कब पेश किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 2010। ध्यान रखेंगे 2010 को पेश किया गया था, ठीक है। कब पेश किया गया था? 2010 को पेश किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो देखिए भारत का विभाजन कितने राज्यों में किया गया था आपका? ठीक है, 2 राज्यों में किया गया था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए जो आपका 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा भारत में वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को लाया गया। और ये अधिनियम था आपका 2016 का, और इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था और इसके तहत आर्टिकल 279A जोड़ा गया और जिससे जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या फिर आपके महाधिवक्ता। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? ठीक है, किसी भी राज्य के कार्यकारी कार्य को किसके नाम से किया जाता है? राज्यपाल के नाम से किया जाता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य में जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कब का है ये? 1980 का। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में क्या क्या सम्मिलित है? भारत की सुरक्षा शामिल है, भारत की रक्षा शामिल है, आपका भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव ये भी शामिल है। अब हम बात करें जो हमारा अंतर्राज्यीय जल विवाद है, ठीक है, ये किसके अधीन आता है? अंतर्राज्यीय जल विवादों को आर्टिकल 262 के तहत सुलझाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 262 के तहत सुलझाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में जनहित याचिका का अग्रणी माना जाता है अमर्त्य सेन, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, डॉक्टर पी.एन. न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। ठीक है, तो इनमें से किसको जनहित याचिका का अग्रणी भारत में माना जाता है? मतलब कौन लेकर के आए जनहित याचिका? तो कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी और सी। बी और सी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1980 के दशक में भारत में जनहित याचिका की शुरुआत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री को किस कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है? ठीक है, अश्लील पुस्तकों और आदि की बिक्री को किस कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है? बीएनएस की धारा 294, बीएनएस की धारा 295, बीएनएस की धारा 296 या बीएनएस की धारा 297? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? यहाँ पर बीएनएस की धारा 294 के तहत अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री, ठीक है, कोई भी अश्लील सामग्री इस तरह की, इसको अपराध बनाया गया है आर्टिकल 294 के तहत। ठीक है, अश्लील पुस्तक हो, कोई भी वस्तु हो, सामग्री की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन को दंडनीय अपराध बनाया गया है। देखिए बीएनएस की अगर बात की जाए तो बीएनएस कब आया है? 2023 में आया है, जो कि आईपीसी की जगह पर आया है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड। बीएनएस में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? 358 बीएनएस में धारा है। और बीएनएस कब लागू हुआ? ये आपका 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीएनएस की धारा 20 में निम्नलिखित में से 20 किससे संबंधित है? पूर्ण प्रतिरक्षा, योग्य प्रतिरक्षा, सशर्त प्रतिरक्षा या आकस्मिक प्रतिरक्षा? तो बीएनएस की जो धारा 20 है वो आपका पूर्ण प्रतिरक्षा से संबंधित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी 7 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका द्वारा कोई अपराध हो जाता है तब उनका अपराध बीएनएस की धारा 20 के अंतर्गत क्षमा योग्य होगा। ठीक है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई भी अपराध करे तो वो यहाँ पर सजा के योग्य नहीं होगा, क्षम्य होगा। मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 सब क्लोज 1 के अनुसार मानव अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन से संबंधित है क्या? स्वतंत्रता से संबंधित है क्या? समानता से संबंधित है क्या? व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है क्या? तो आपका जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है कब का है? 1993 का। कब का है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम? 1993 का है। इसके अनुसार, ठीक है, सभी जितने भी अधिकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, ये सभी अधिकार जो है मानव अधिकार के अधीन ही आते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है? 43 के तहत, 43A, 43F या फिर आपका 43H? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपका कब का है? सन 2000 का है। आईटी एक्ट भी हम इसको कहते हैं। ये कब का है? सन 2000 का है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपका, ठीक है, धारा 43H के तहत, ठीक है, इंटरनेट घंटों की चोरी से संबंधित 43H। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, एनएसए के तहत बंदी को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवश्यक है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। एनएसए क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। किस अनुच्छेद के तहत जो है यहाँ पर गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22 क्लोज 5? तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 22(5) में अगर हम बात करें, ठीक है,
तो जिस व्यक्ति को निरोध में लिया गया है उसे जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए जाने चाहिए और उसे प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व करने का अवसर है मतलब अपना मनचाहा वकील करने का अवसर दिया जाना। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए निम्नलिखित कथनों पर विचार। आपका ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वन्य जीव बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति में 10 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 3 संसद सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। कौन सा यहाँ पर सही है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप देखिए चारों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर एनालाइज करिए। देखिए अगर हम वन्य जीव बोर्ड की बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसमें टोटल 47 सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल 47 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण मंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो NGO होते हैं 5, उनके भी यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति में 10 सदस्य होते हैं। जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। ये कथन भी बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 3 संसद सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। यह भी आपका बिल्कुल सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। पोक्सो एक्ट की धारा 37 किससे संबंधित है? पोक्सो एक्ट की धारा 37 किससे संबंधित है? मुआवजा देने का प्रावधान, अभियोजन की समय सीमा, अदालत की कार्यवाही बंद कमरे में, मीडिया पर प्रतिबंध। देखिए पोक्सो एक्ट क्या है आपका? पोक्सो एक्ट ये 2012 का है और ये बच्चों की, ठीक है, बच्चों को अपराधों से संरक्षण से संबंधित है। कैसे अपराध? सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ये है आपका 2012 का। और इसमें क्या है? धारा 37 में जो भी कार्यवाही होगी वो बंद कमरे में होगी, ठीक है, बंद कमरे में होगी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धारा 33 की अगर हम बात करें, इसकी धारा 33 में क्या है? बच्चे से पूछताछ की प्रक्रिया के बारे में बताती है। इसकी धारा 23 क्या है? मीडिया पर प्रतिबंध है, ठीक है, मीडिया पर प्रतिबंध है। धारा 36 बच्चे की निजता की रक्षा के लिए है, ठीक है, धारा 36 बच्चे की निजता की रक्षा के लिए, ठीक है। तो 40 प्रश्न हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 5 सेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 40 सेट्स हैं। एक दिन में 2 सेट लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कल से एक दिन में अगर 2 सेट आ जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपके 40 सेट पूरे करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डलवा दी जाएगी, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।